अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का ओवरव्यू लेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम किस टाइप्स में आते हैं, किस तरह से उसका आर्किटेक्चर, मल्टीपल प्रोसेसर क्या है, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स क्या हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जी, तो पहले आप सब जानते हैं सिंगल प्रोसेसर सिस्टम आते थे। एक ही प्रोसेसर सिस्टम के अंदर अवेलेबल होता था, तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को थ्रू मल्टीप्लेक्सिंग या स्केजुलिंग के थ्रू मैनेज किया जाता था। लेकिन एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसर एक ही है, एक सिंगल मशीन के ऊपर एक प्रोसेसर। उसके बाद लास्ट 10-15 साल से आपके मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम आ रहे हैं। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या है कि एक सिस्टम के ऊपर या एक मशीन के ऊपर या एक चेसिस के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स की चिप्स लगी हुई हों और जो कि एक पैरेलल में काम कर रहे हों। तो डेफ़िनेटली जब आप एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स अटैच करते हो एक सिस्टम के ऊपर, तो आपको एफिशिएंसी एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है। डेफ़िनेटली अगर सपोज़ आप एन प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो तो एन टाइम्स तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ नहीं होती, क्योंकि इस बीच में स्विचिंग का डिले है, मैनेजमेंट है। तो लेकिन अ, इंक्रीज़ काफ़ी हद तक हो जाए, सपोज़ 100% ना सही तो 90%, 85% तक आपको एफिशिएंसी अचीव हो सकती है। आपका एक सिंगल सिस्टम है, उसके अंदर आप छोटे-छोटे प्रोसेसर, एक से ज़्यादा प्रोसेसर, जिसको हमने कहा कि ये आपका मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है। सपोज़ ये इस सिस्टम के अंदर मैंने 4 प्रोसेसर्स लगा दिए हैं, ठीक है जी? तो इसको मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहते हैं। आल्सो नोन एज़ पैरेलल सिस्टम, टाइटली कपल्ड सिस्टम। सारे प्रोसेसर आपस में टाइटली कपल्ड होते हैं, शेयर्ड कर रहे होते हैं, एक सिंगल रैम को शेयर कर रहे होते हैं। एडवांटेजेस इंक्लूड इंक्रीज़ थ्रूपुट, आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, इंक्रीज़ रिलायबिलिटी, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन और फॉल्ट टॉलरेंस। टू टाइप्स हैं आपके मल्टीपल प्रोसेसिंग सिस्टम की। एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें आप यूँ कह लें कि एक प्रोसेसर को बॉस बना दिया जाता है, बाकी प्रोसेसर उसको फॉलो कर रहे हैं। जो बॉस प्रोसेसर है वो दूसरे प्रोसेसर्स को इंस्ट्रक्शन कर दे रहा होता है और कंट्रोल कर रहा होता है। यानी कि हर प्रोसेसर को एक स्पेशल टास्क असाइन किया जाता है, वो उसी टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। उसके केस जो आपकी सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है, इसमें हर प्रोसेस सारे टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। सारे यानी कि सारे के सारे प्रोसेसर्स इक्वल होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस ऐसा नहीं किया जाता डिफाइन कि वो दूसरे प्रोसेसर्स को कंट्रोल कर रहा हो, जिसको हम एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको एक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर दिखाया गया है, जिसमें दो प्रोसेसर्स हैं, प्रोसेसर ज़ीरो और प्रोसेसर वन। वो रैम को शेयर कर रहे हैं। सीपीयू ज़ीरो, प्रोसेसर ज़ीरो का अपने रजिस्टर सेट है, अपने कैशे है, और प्रोसेसर वन की अपना रजिस्टर सेट और अपनी कैशे। तो आप सब समझते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम की एडवांस फॉर्म आजकल मल्टी कोर सिस्टम है, जिसमें एक सिंगल चिप के ऊपर एक से ज़्यादा कोर्स प्रोवाइड की जा कर दी जाती हैं, जिसमें वो हर कोर इंडिविजुअली एक प्रोसेसर होता है। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस में आपको सिंपल एक चिप नज़र आएगी, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि सिंगल चिप के ऊपर आप एक से ज़्यादा कोर्स दे देते हैं, जैसे जिसको हम मल्टी कोर सिस्टम कहते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर सिस्टम आजकल आप समझते हैं, उसमें आता है डुअल कोर सिस्टम है, ऑक्टा कोर है, ठीक है जी? तो क्वाड कोर है। तो इसका मकसद यही है कि एक चिप है फिज़िकली, उसके ऊपर एक से ज़्यादा कोर्स बनी हुई हैं। तो अगर इस डायग्राम में आप देखें तो हर जो एक चिप के ऊपर जो डिफरेंट कोर्स बनी हुई हैं, हर कोर का अपना रजिस्टर सेट है और अपनी लेवल 1 कैशे है। इस कोर की भी अपना रजिस्टर सेट है और अपनी लेवल 1 कैशे है। बट लेवल 2 कैशे को ये लोग ये कोर्स जो हैं
वो शेयर कर रहे होते हैं, और मेन मेमोरी भी डेफिनेटली ये शेयर कर रहे होते हैं। मोर देन वन प्रोसेसर ऑन वन चिप, ईच कोर हैज इट्स ओन रजिस्टर सेट, शेयर्ड L2 कैशे और शेयर्ड मेमोरी। आपके सामने इस डायग्राम में एक डुअल कोर सिस्टम दिखाया गया है जिसमें दो कोर्स हैं। क्वाड कोर भी हो सकता है जिसमें डेफिनेटली 4 कोर्स होंगी, और ऑक्टा कोर में 8 कोर्स हो सकती हैं। तो एक से ज़्यादा कोर्स एक चिप के ऊपर, इसको मल्टी कोर सिस्टम कहते हैं। इसके डेफिनेटली अपने फ़ायदे हैं, पावर कंजप्शन कम है, प्रोसेसर्स चूँकि एक ही सेम चिप को शेयर कर रहे हैं तो इंटरकनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर के डिफरेंट चिप्स के ऊपर हों। ओवरहेड्स कम हैं डाटा ट्रांसफ़र के इस केस में। यहाँ पे जब हर ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट सॉरी आपकी जो कोर्स हैं वो रैम शेयर कर रही होती हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली रैम एक्सेस का डिले भी आता है और कंटेंशन का भी इशू आता है। तो कंटेंशन का इशू इसका एक दूसरा जो वर्जन है नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस सिस्टम न्यूमा, जिसमें हर प्रोसेसर को हर प्रोसेसर को एक लोकल मेमोरी प्रोवाइड कर दी जाती है, और उन सारे प्रोसेसर को आपस में किसी नेटवर्क के थ्रू इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे सामने आपको डायग्राम के अंदर एक न्यूमा का सिस्टम दिखाया गया है। न्यूमा के सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर सेम मेमोरी होगी तो डेफिनेटली उसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर जब उस मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कंटेंशन भी आ सकती है, उस पर डिले भी आता है, और उसकी मैनेजमेंट भी डेफिनेटली मुश्किल है। तो उसका दूसरा अल्टरनेट ये है कि हर प्रोसेसर को लोकल मेमोरी प्रोवाइड कर दी जाए, जैसे CPU 0 के लिए मेमोरी 0, CPU 1 के लिए मेमोरी 1, और 2 और 3 के लिए इसी तरह से मेमोरी 2 और 3। लेकिन आपस में इन प्रोसेसर को इंटरकनेक्ट किया जाए किसी नेटवर्क के थ्रू, ताकि ये एक दूसरे की मेमोरी को भी एक्सेस कर सकें, रिमोट मेमोरी को भी एक्सेस कर सकें। यानी कि हम ये समझें कि ये चारों मेमोरीज मिल के एक शेयर्ड मेमोरी बना रही हैं। ठीक है जी, एक शेयर्ड मेमोरी बना रही हैं किसी कनेक्शन के थ्रू, लेकिन इंडिविजुअली हर प्रोसेसर को उस शेयर्ड मेमोरी का कुछ पार्ट लोकली प्रोवाइड किया गया है, कुछ पार्ट ग्लोबली प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह से इस प्रोसेसर में बहुत सा डाटा जो आप इसकी लोकल रैम में पड़ा होगा वो ज़्यादा फास्टली एक्सेस कर लेगा। अगर उसको रिमोट मेमोरी एक्सेस करना पड़ती है तो ये इसका ड्रॉबैक ज़रूर है न्यूमा का, कि अगर उसको रिमोट मेमोरी एक्सेस करना पड़ती है तो वो ज़्यादा डिले आएगा एज़ कम्पेयर के जो हमने ऊपर शेयर्ड मेमोरी के कॉन्सेप्ट पढ़ा। लेकिन जितना भी डाटा वो अपनी लोकल मेमोरी से एक्सेस कर रहा होगा वो उसको ज़्यादा फास्टली एक्सेसिबल होगा। अब ये सारी की सारी मैनेजमेंट, कौन सा डाटा किस मेमोरी में रखना है, लोकली किसको प्रोवाइड करना है, डेफिनेटली दीज ऑल आर द चैलेंजेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम में जो एडवांस सिस्टम आपका एक दूसरा क्लस्टर्ड सिस्टम, लाइक प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम बट मल्टीपल सिस्टम वर्किंग टुगेदर। यानी कि जिस तरह पहले हमने मल्टी प्रोसेसर सिस्टम पढ़ा, उसमें एक चेसिस के अंदर एक आपके कंप्यूटर के अंदर कह लें एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स लगे होते हैं और वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। लेकिन क्लस्टर्ड सिस्टम क्या कहता है कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में, इसमें इंडिविजुअली हर एक कंप्यूटर के अंदर कोई मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हो सकता है, उनको किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए, और जो भी टास्क आए उस नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट कंप्यूटर्स को दे दिया जाए जो कि आपस में लूजली कपल्ड हैं। तो उन सिस्टम्स को दे दिया जाए, फिर इंडिविजुअली हर कंप्यूटर अपने सिस्टम के ऊपर उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा हो। डेफिनेटली इससे स्पीड आपकी थ्रूपुट बढ़ती है, अचीव होती है। लेकिन जो इस क्लस्टर सिस्टम का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, प्रोवाइड्स ए हाई अवेलेबिलिटी सर्विस विच सर्वाइव्स फेलियर। यानी कि सपोज आपके पास 4 सिस्टम्स हैं जो कि क्लस्टर सिस्टम के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो कोई टास्क आता है इन चारों के पास, अगर बीच में से कोई एक फेलियर भी हो जाता है तो आपके पास एग्जीक्यूटिंग मशीन अवेलेबल होगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही सिस्टम था, वो चल रहा था, वो किसी पावर फेलियर की वजह से या किसी वजह से ख़राब हो गया है, तो अब आपके पास सर्विस अवेलेबल ही नहीं है। तो जब आप क्लस्टर सिस्टम पे जाते हैं तो आपको ज़्यादा रिलायबल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, अवेलेबल होती है आपके पास।
क्लस्टर सिस्टम भी आपके दो तरह के, एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग और सिमेट्रिक क्लस्टरिंग। एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग हैज़ वन मशीन इन हॉट स्टैंड बाय मोड। एक क्लस्टरिंग सिस्टम में आपकी एक मशीन होती है, वो हॉट स्टैंड बाय होती है, बेसिकली वो देख रही होती है कि अगर आपका सर्वर सपोज फेल कर जाता है या दूसरा कोई मशीन फेल करती है, तो ये फौरी उसकी सारी की सारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो ले अपना खुद प्रोवाइड करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेती है और सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। Symmetric clustering has multiple nodes running application monitoring each other. तो सिमेट्रिक क्लस्टरिंग के अंदर आपके पास कोई एक हॉट स्टैंड बाई मोड में मशीन नहीं होती, एक से ज़्यादा सारी मशीन्स ही एक दूसरे को मॉनिटर भी कर रही होती हैं और सारी की सारी मशीन्स चल रही होती हैं। डेफिनेटली सिमेट्रिक क्लस्टरिंग में आपकी कोई मशीन आपको एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग पे नहीं रखनी पड़ती, सारी मशीन्स चल रही होती हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, एक दूसरे को मॉनिटर भी कर रही होती हैं। एक दूसरे को मॉनिटर करने से मुराद क्या, अगर कोई कहीं फेलियर आ जाता है तो डेफिनेटली उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो दूसरी मशीन शेयर कर लेती हैं। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी।